पार्ट 13 में मैं समझाने वाला हूँ लेजर्स एंड उसके अंडर ग्रुप के बारे में। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम थियोरेटिकल देखने वाले, यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने 12 में देखा है इसका, लेजर कैसे बनाने हैं, उसके अंदर अंडर ग्रुप कैसे ऐड करने हैं उसके लिए। लेकिन सपोज आप एक एग्जांपल ले लो रेंट लेजर का। रेंट में दो तरह के रेंट होते हैं, एक ऑफिस रेंट और एक फैक्ट्री रेंट। जब भी आप ऑफिस से कोई एक्सपेंसेस करते हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। याद रखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और फैक्ट्री से जो भी एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब ऑफिस में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि आप ऑफिस से करते हो, याद रखिए। ऑफिस से एक्सपेंसेस होते हैं टेलीफोन बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसका लेजर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लोगे, मतलब जब कभी भी आप टेलीफोन बिल का पास करोगे एक्सपेंसेस, तब टेलीफोन बिल का लेजर बनाते समय अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर स्टेशनरी अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ऑफिस से सैलरी दी जा रही है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये ऑफिशियल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी की सभी आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही ऑफिस रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। लेकिन ऑफिस रेंट के लेजर को टैली में जब एंट्री पास करते हैं तो हम रेंट लिखेंगे बस। जब हम रेंट लिखेंगे तो समझ जाना है कि ऑफिस रेंट। याद रखिए, ऑफिस रेंट को ऑफिस रेंट नाम से टैली में नहीं लिखा जाता, हमें बस रेंट ही लिखना है। रेंट अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेजर कैसे बनाना है मैंने बताया आपको ऑलरेडी, और ये सारे लेजर्स आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप वेजेस ले सकते हैं, आप पावर एंड फ्यूल ले सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। आप रॉ मटेरियल परचेस का भी एक्सपेंसेस ले सकते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर होते हैं। और फैक्ट्री का रेंट भी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, याद रखिए। ये सारे लेजर जब आप बनाओगे, ये सारे बहुत सारे लेजर्स यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये लेजर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीफोन बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे लेजर आप तैयार करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लेजर आप बना सकते हैं यहाँ पे। आगे अगर मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट लेजर की तरफ जाते हैं हम, डेप्रिसिएशन के बारे में जानने वाले। डेप्रिसिएशन शायद ये टर्म आपके लिए नया रहेगा या पहली बार आपने सुना होगा। इसे हम घसारा बोलते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। लेकिन कैसे? जैसे आपने एक कंप्यूटर खरीदा है आपके ऑफिस के यूज़ के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखिए कि वहाँ पे जब आप कोई असेट लॉन्ग टर्म के लिए ऑफिस में लेते हैं यूज़ करने के लिए, तो आपको अभी उसकी एक वर्किंग लाइफ रहती है। जैसे आपने कंप्यूटर लिया और उसकी वर्किंग लाइफ है 9 साल या 8 साल या 5 साल, तो उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आगे चलकर हम समझने वाले हैं, वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ दिया है कि 25,000 ने आपने एक कंप्यूटर खरीदा, लेकिन 9 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पे आपके अमाउंट में दिखाई दे रही है। तो 9 साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स, उसकी वैल्यू इतनी कम होने वाली है। तो ये जो अमाउंट कम होती है इसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। आपको साहब उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो हर साल उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कि भाई इतना अमाउंट इसका कम हो गया है। वो आपके अकाउंट के लिए अच्छा रहता है। जब आप फाइनलाइज करोगे 31 मार्च को, आप जब अकाउंटिंग फाइनलाइज या फाइनल अकाउंट जिसे बोलते हैं हम, 31 मार्च में क्लोजिंग किया जाता है, याद रखिए। तो उस टाइम पे हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी रहती है। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, हम कैसे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने वाले, कैलकुलेशंस क्या होता है, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जब टैली के अंदर इसका डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे तब समझेंगे। ये फिलहाल देखना है कि इसका अंडर ग्रुप रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंसेस के तौर पे माना जाता है। इसे डेप्रिसिएशन टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बाद, नेक्स्ट आपको लेजर दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व करना यानी क्या करना। अभी डेप्रिसिएशन तो कंप्यूटर का होने वाला है, आपको पता है कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 है और आफ्टर 9 ईयर्स उसकी वैल्यू इतनी होने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल में या जो भी है आपका जैसे तय है महीने या हर साल में, आपको कुछ अमाउंट रिजर्व करना पड़ेगा उसको नया कंप्यूटर खरीदने के लिए। आपको पता है 9 साल के बाद इस कंप्यूटर की वैल्यू जो है 0 होने वाली है। जब आप उसे स्क्रैप में बेचोगे या जो भी है आप सेकेंड हैंड OLX पे बेचो, कहाँ पे बेचो, बट वो उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी कि जिससे आप नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं आगे चलकर आपकी कंपनी के लिए। तो उसके लिए कुछ अमाउंट आप रिजर्व करते रहोगे इसके डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो कंप्यूटर का अमाउंट कम होते जा रहा है उसके अगेंस्ट आप रिजर्व करते जाओगे। उस अमाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस इसका अंडर ग्रुप रहेगा। सो आपको जब कभी भी ये आएगा, टाइटल आएगा ऐसा कि लेजर बनाने के लिए आएगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के लिए जो डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट डेप्रिट हो रहा है उसके लिए जो रिजर्व कर रहे हैं अमाउंट, सो वो अमाउंट यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट के अंदर डालना है, याद रखिए। ओके, वैसे ही आप ले सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर फर्नीचर। फर्नीचर अगर आपने ख़रीदा है तो आफ्टर
9 ईयर्स के बाद तो आपको उसके लिए फिर से अमाउंट कम होने वाली है। मैंने एग्जांपल दोबारा वही दिखाया है और आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भी हमें अमाउंट पहले से रिजर्व करना पड़ेगा और ये रिजर्व होता है एवरी ईयरली, तो रिजर्व करते जाएंगे और जो रिजर्व अमाउंट है वो आप इसका रिकॉर्ड रखोगे। वो कैसे, वो उसके लिए लेजर कौन सा है और उसके लिए अंडर ग्रुप कौन सा है ये मैंने बता दिया। लेजर का नाम है डिप्रिसिएशन रिजर्व फॉर फर्नीचर और अंडर ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप टैली में एंट्री करके। आगे लोन फ्रॉम बैंक, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आपको उस बैंक ऐसे तो लोन देने वाली नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपको सारे आईडी प्रूफ्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ कागजात भी देने पड़ेंगे, आपके घर को वगैरह गिरवी रखना पड़ेगा या गोल्ड लोन वगैरह जैसे भी लोन ले रहे हो आप, तो कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी बैंक को, तो उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। बैंक आपको ऐसे ही लोन देने वाली नहीं है। आप बैंक के सपोज पड़ोसी भी हो और 10 साल से बैंक के बाजू में रहते हो तो बैंक आपको वैसे ट्रस्ट करने वाली नहीं है आपके ऊपर, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। लेकिन जब कभी भी आप अपने दोस्त से लोन लेते हो जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स देना है कि आपको नहीं देना है, डॉक्यूमेंट्स नो, राइट। फ्रेंड से या फिर फैमिली मेम्बर्स में से जैसे रिलेटिव से लोन लेते हो तो आपको वो अनसिक्योर्ड लोन में डालना है, अनसिक्योर्ड लोन ये अंडर ग्रुप उसका रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेजर्स भी आपके सामने रखे और जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। पहले तो हमने रेंट, फैक्टर रेंट देखा, डिप्रिसिएशन या रिजर्व फॉर कंप्यूटर ये देखा, लोन फ्रॉम बैंक और लोन फ्रॉम फ्रेंड देखा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपको पता ही रहेगा, नहीं क्या रहेगा अब तक आपने, तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं आपके सेविंग्स पे, मतलब आप जहाँ पे इन्वेस्ट पे, तो वो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और इसमें लार्ज कैप जो फंड रहता है वो अच्छा रहता है। लार्ज कैप अलग अलग फंड है इसमें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब है, लेकिन लार्ज कैप अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट विल बी गुड। चाहिए तो मैं इसके ऊपर अपना चैनल पे वीडियो बना दूंगा इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और किस में करना चाहिए, बट फिलहाल तो मैं आपको इतना बता दूं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ये आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये आपके लेजर, मतलब ये लेजर का नाम जो है अंडर ग्रुप रहेगा। फिक्स असेट, ऑफकोर्स उसे हम टेंजिबल असेट में क्रिएट करेंगे। विजिबल, टेंजिबल मतलब विजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर ये भी छू सकते हैं, टेंजिबल असेट। कंप्यूटर छू सकते हैं, टेंजिबल असेट। लाइव स्टॉक, टेंजिबल असेट। अभी लाइव स्टॉक क्या है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। लाइव स्टॉक यानी एनिमल स्टॉक, जैसे भेड़ बकरी वगैरह 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 जो भी आपके पास है वो एनिमल स्टॉक, वो भी फिक्स असेट में आएगा। गुडविल कंपनी का नाम है मार्केट में, ये इंटेंजिबल असेट फिक्स असेट है। और ये कॉपीराइट जो है इंटेंजिबल, मतलब कंपनी का गुडविल, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, इससे होता है इंटेंजिबल असेट, क्योंकि ये फिक्स असेट है और ये इंटेंजिबल है, विजिबल नहीं है ये, फिर भी कंपनी का यहाँ पे क्या होता है उससे एक अमाउंट भी बन सकता है। गुडविल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गोदरेज का नाम आपने यूज़ किया तो आपको वो कंपनी चलने वाली है, लेकिन बिना परमिशन का यूज़ तो नहीं कर सकते, आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी उनसे। अगर वो फ्रेंचाइजी देते तो उनसे फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, राइट। अब आगे बढ़ते, ट्रेडमार्क हो गया। पेटी कैश, कैश इन हैंड। देखिए कैश हम मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन कैश नाम से नहीं, पेटी कैश नाम से बना सकते हैं। उसका अंडर ग्रुप वही रहेगा जो कैश का है। कैश का अंडर ग्रुप रहता है कैश इन हैंड, वही पेटी कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड। अभी पेटी कैश मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होगी, पेटी में रखा हो कैश। नहीं दोस्तों, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि भाई पेटी कैश मतलब आपके ऑफिस में जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस उसके लिए एक अमाउंट रखना जो कि पेटी कैश अकाउंट में आप रखोगे। हर टाइम आप कैश एंट्री से नहीं या कैश से नहीं ये करोगे, क्योंकि जो कैश अकाउंट होता है वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, पार्टी को पेमेंट कर देने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब कभी भी आपको स्मॉल एक्सपेंसेस पे करना है, स्मॉल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे करना है, तो ऐसे में आप पेटी कैश का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ अमाउंट रख के कर सकते हैं। अमाउंट इसमें कैसे रखना है वगैरह सारी चीज़ें आगे वाउचर्स में हम सीखने वाले हैं। प्रीपेड रेंट आएगा करंट असेट। अगर आपने रेंट, सपोज एग्जांपल ले लो ना, आपका जो ओनर है, जिससे आपने मतलब ओनर इन द सेंस रूम ओनर, या फिर जो आपने जगह ली है रेंट पे, वहाँ का जो ओनर है उसने बोला कि यार भाई एक काम करो, मंथली रेंट मत पे करो, मुझे 11 मंथ्स का रेंट एक साथ पे करो। सो 11 मंथ्स का रेंट एक साथ अगर उसने मांगा है आपसे, नाउ यू पेइंग, तो आपको अभी टैली में जब एंट्री करनी है तो आपने 11 महीने का आपका एक्सपेंसेस नहीं है, वो है प्रीपेड रेंट। जब आपका पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा तब आपका रेंट एक्सपेंसेस आएगा 1 मंथ का। सपोज आपका 9000 ये है रेंट है पर मंथ, तो आपने 99,000 उसे पे करना है 11 मंथ का। और जब 9000 पहला महीना ख़त्म हो जाएगा तो सपोज अप्रैल महीने का रेंट जो है आप 30 अप्रैल को ये एंट्री पास करोगे, 9,000 रुपीज़ रेंट एक्सपेंसेस, और वो आपके प्रीपेड रेंट में से माइनस हो जाएगा, कैश में से नहीं, क्योंकि आपको आपने ऑलरेडी कैश दे दिया है। सो प्रीपेड रेंट इट इज़ इक्वल टू करंट असेट और कैश इज आल्सो करंट असेट। याद रखिए, कैश इन हैंड या फिर जो हम बोलते हैं ना बैंक अकाउंट, ये सब करंट असेट ही होते हैं और प्रीपेड रेंट भी करंट असेट है। लेकिन इस प्रीपेड रेंट से अमाउंट हर महीना
मतलब हर महीने में हम माइनस करते जाएंगे उसके अगेंस्ट रेंट का एक्सपेंसेस पास करते हुए, वो भी प्रैक्टिकल एंट्री है दोस्तों। ये सारी एंट्रीज है। एडवांस गिवन टू मिस्टर कैलाश, ये सारी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। ये होता क्या है, जब आपके एम्प्लॉयज़ को आप एडवांस सैलरी देते हो या किसी पार्टी को एडवांस देते हो तो वो लोन एंड एडवांसेस में आ जाता है। आपको आपने पैसे एडवांस दे दिए है, सैलरी एडवांस दे दिए, तो लोन एंड एडवांसेस असेट में आ जाता है। परचेस अंडर परचेस अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, इन सभी लेजर्स की आपको करनी। प्रैक्टिस टैली के अंदर ये सभी लेजर्स तैयार करने, उसके अंडर ग्रुप भी मैंने आपको बताया, और ये प्रैक्टिस के लिए स्पेशली मैंने दिया है, एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दिया है आपको, ताकि टैली में जब कभी भी ये लेजर्स आ जाए तो आपको क्विकली ये हो जाए कि भाई हाँ इसका अंडर ग्रुप ये है, सर ने ये कहा था। सो पार्ट 13 एक थियोरेटिकल है लेकिन काम की चीज़ है, जो कि अकाउंट धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। मैंने बोला था कि अकाउंट एक साथ मैं नहीं बताऊंगा, स्लोली एंड स्टडीली मैं आगे आगे लेके जाऊंगा आपको। तो अभी हम टैली में प्रैक्टिकली आगे देखने वाले कुछ नया क्रिएशंस जो कि पार्ट 14 में है। ये तो था बस लेजर का एक डीप इंट्रोडक्शन। बाय बाय गाइड्स।